हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में आप सबके सामने मैं 5 मिथ्स जो हैं यूजीसी नेट एग्जाम को लेके वो ब्रेक करूंगी और उसकी रियलिटी बताऊंगी। ठीक है, सो जो नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं एंड पूरा कोर्स लेने के लिए आप मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 इकोनॉमिक्स में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, तो उसके लिए आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल दी गई है, मेरा कोड सिमर10 भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाली हूँ यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको शायद पहले पता ही ना हो, जो आपको लगता था ऐसे हैं बट असल में आज मैं उनकी रियलिटी बताऊँगी। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली मिथ जो अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि हमेशा अपने सिलेबस से स्टक रहना चाहिए, यानी कि जितना सिलेबस में दिया गया उतना पढ़ना चाहिए, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। तो जो सिलेबस में कहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट असल में मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर, यूजीसी नेट में जो पूछा जाता है, ठीक है, उसमें सिलेबस का रोल होता है, बट आपको सिलेबस से पूरी तरह से स्टक नहीं रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी सिलेबस में, आपके सिलेबस में स्टक लिखे गए हैं बट कभी आपको एग्जाम में पूछे ही नहीं गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आपकी लर्निंग थ्योरीज, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं आपको सिलेबस में डायरेक्टली वो दिखाई देता है। पेपर 2 इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हम स्टैट्स वाले में मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडासिटी, ऑटो कोरिलेशन पढ़ते हैं, सिलेबस में कहीं डायरेक्टली आपको दिखाई देता है नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ सिलेबस ही कर लो, है ना? मतलब, और इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो उसमें आपको डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स दिए हुए हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरी, मुझसे कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में? नहीं आया। मतलब मेरे कहने का कि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली नहीं दी गई बट एग्जाम में आपको वो पूछी जाती हैं। तो आपको सिलेबस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? एक्सप्लोर प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू एक्सप्लोर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स, ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ। देखिए, जब भी आप अपना सिलेबस उठाते हैं यूजीसी नेट का, पेपर 1 का चाहे जो भी आपका पेपर 2 है, तो उसमें आपको, ठीक है, जो सिलेबस में दिया गया वो ठीक है, वो सिलेबस पढ़ने के बाद ना, सिर्फ उसको पढ़ने के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर देनी। आपको देखना है उस सिलेबस में प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर्स में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, उन दोनों चीज़ों का तालमेल बनाना है आपको, प्रीवियस ईयर्स का और सिलेबस का। तभी आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, दोनों का तालमेल बना के चलते हैं। सिर्फ सिलेबस पर रिलाई करने से आपका काम नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लोर करना है आपको सिलेबस को। यहाँ पर अगली यहाँ पे दूसरी चीज़ है, डोंट स्टडी ऑन एग्जाम डे। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि भाई एग्जाम डे में प्रेशर मत लो, मतलब सारे या 6 महीने पढ़ते आए हो, एग्जाम डे में छोड़ दो, काम रिलैक्स होकर चलो। बट मैं कभी नहीं ये चीज़ बोलती, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम के दिन पढ़ के जाइए, है ना? तो पढ़ना क्या है अब एग्जाम के दिन? सारा कुछ नहीं पढ़ने बैठ जाना। जिस दिन आपका एग्जाम है अपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो पढ़िए। सारे शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ सकते, वो चीज़ें पढ़ के जाइए जो भूलने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया, इकोनॉमिक्स में आपको डेट्स भूल जाती हैं, इकोनॉमिस्ट के नाम भूल जाते हैं। जो भूलने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको दोहरानी है, वो आपको एग्ज़ाम के दिन ज़रूर पढ़ के जानी है। चाहे आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, बट आई नो कि आपका हायर एजुकेशन में बहुत सारी डेट्स हैं कमीशंस की जो भूल जाती हैं। पेपर 2 इकोनॉमिक्स में बहुत सारी फिगर्स या इकोनॉमिस्ट के नाम, कंसेप्ट्स, है ना, इंडियन इकॉनमी का कुछ डाटा जो भूलने वाला होता है, वो आप एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो ये मिथ ब्रेक कर दो जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि नहीं एग्ज़ाम वाले दिन अपने दिमाग को रिलैक्स रखो। मैं कहूँगी एग्ज़ाम वाले दिन भूलने वाली चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, ये चीज़। तीसरा है यहाँ पे प्रैक्टिस ऑल PYQs। अब सभी बोलते हैं कि जितने भी PYQs हैं सबकी प्रैक्टिस करो, बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो लेटेस्ट वाले हैं, सबसे लेटेस्ट वाले PYQs, उनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू पिछले सालों के PYQs। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 2018 से लेके 2022 तक के PYQs कर लो, दैट आर इम्पॉर्टेंट। बट कई बच्चे क्या करते हैं, 2015 से स्टार्ट कर देते हैं PYQs करने, 15 से शुरू करते हैं, एग्ज़ाम के दिन आ जाते हैं, सिर्फ 2017 तक ही कंप्लीट कर पाते हैं। ये गलत बात है, कोई उससे आपको खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको PYQs हमेशा लेटेस्ट ईयर से करने स्टार्ट करने हैं।
यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है। आप 2022 के PYQ स्टार्ट करना शुरू कीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पे 2021 पर जाइए, तीसरे नंबर पे आप 2020 पर जाइए, चौथे नंबर पे 2019 पर जाइए। टाइम बचता है इसके बाद भी, फिर 18 पर जाइए, फिर अगर टाइम बचता है फिर 17 पर जाइए, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। बट अगर आप स्टार्ट ही 2015 से कर देंगे ना, तो उससे ऐसा हो सकता है कि 2022 तक आते आते आपके पास टाइम लिमिटेशन हो जाए। सो इसको आप, जिससे हम पंजाबी में बोलते हैं ना, फाया वड़ देना, है ना। तो ऐसा ना हो कि इसको आप फिर वैसे एक मतलब जिसको कहते हैं ना फटाफट से ऐसे वैसे कर लो बस, तो ऐसे कर दें। तो इसीलिए आपको स्टार्ट ही यहाँ से करना है, पूरी शिद्दत से 2022 का पेपर एनालिसिस करेंगे, फिर ऊपर ऊपर जाएंगे। सो आपके जो लेटेस्ट वाले PYQs है ना, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आपके सभी ईयर्स के। फाइन। अच्छा, अगला यहाँ पे है फॉलो लॉट ऑफ गुड बुक्स। फॉलो लॉट ऑफ गुड बुक्स, हमेशा ये चीज़ बोलते हैं बड़े जो मतलब मैंने देखा है स्ट्रेटजीज़ वगैरह में, बड़े लोग बताते हैं कि बहुत बुक्स फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो। येस, इट इज़ राइट थिंग, बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप मास्टर्स तक टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ते आए हो, मास्टर्स तक आप स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ते आए हो, आपने मास्टर्स तक काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, बट फिर भी आप मास्टर्स के बाद नेट का एग्ज़ाम देकर क्लियर क्यों नहीं कर लेते? फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की? फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है दोबारा से नेट की तैयारी के लिए स्पेसिफिक पढ़ने की? क्यों ज़रूरत पड़ती है? टेक्स्ट बुक्स ही तो पढ़ी है ना, मास्टर्स तक कितनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, फिर मास्टर्स का जितना पढ़ा है बस उतने से आपका नेट क्यों नहीं क्लियर हो गया, है ना। मतलब आपको उसके लिए स्पेसिफिक स्टडी चाहिए UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए। टेक्स्ट बुक्स ठीक है, बट आई विल नॉट सुजेस्ट कि आप धद्दा भर के टेक्स्ट बुक्स का इतना पढ़ने बैठ जाओ ढेर लगाकर। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट ए लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स कवर कर सकता है ना, नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की अगर बात करें तो वो इतना टेक्स्ट बुक्स में झमेले में नहीं पढ़ सकता। मास्टर्स तक हम जितना पढ़े ये टेक्स्ट बुक्स ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, आपको यहाँ पे रेलिवेंट चीज़ें करनी है। रेलिवेंट चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, आपको 2 चीज़ें लेके चलनी है, अपना सिलेबस प्लस PYQs, है ना। इन दोनों को एनालिसिस करके आपको देखना है कि क्या NTA वाले क्या पूछ रहे हैं, NTA वालों के द्वारा क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। अब NTA वालों के द्वारा जो भी पूछा जा रहा है ना एग्ज़ाम में, है ना, तो उसके आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे NTA वाले पेपर 1 में लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हायर एजुकेशन की कमीशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, CBCS से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब वो नोट्स को बनाने के लिए आपकी मर्जी है, चाहे आप बुक्स का सहारा लीजिए, चाहे आप एजुकेटर की क्लासेस का सहारा लीजिए, इंटरनेट से बनाइए, जैसे भी बनाइए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि पेपर 1 के लिए कोई एक इतनी मोटी बुक पढ़ लो या 3-4 इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो की अलग इतनी मोटी बुक पढ़ लो, मैक्रो की इतनी मोटी 2-3 बुक्स पढ़ लो, इंटरनेशनल की इतनी मोटी मोटी 2-3 बुक्स पढ़ लो तो आपकी प्रिपरेशन। दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक PYQs एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को बुक में से ढूंढना है या एजुकेटर की क्लासेस से देखना और अपने नोट्स बनाने। मेरे पेपर 2 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को सभी को पता है कि मेरी पेपर 2 इकोनॉमिक्स की बुक है जो मेरी नोट्स की फॉर्म में बनी हुई है। उसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर से भागने की मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए, मेरी क्लासेस देख लीजिए, आपका UGC नेट JRF का सपना साकार करने का जिम्मा बाकी मेरा है ना। तो ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में मैंने प्रोवाइड की है। बाकी जिनका बाकी सब्जेक्ट है, जिनका पेपर 1 जिनको करना है या दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, डोंट नो अबाउट देम कि उनके एजुकेटर उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं चीज़ आपको ये जस्ट बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा डिटेल टेक्स्ट बुक्स की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको PYQs एंड सिलेबस को एनालिसिस करके टॉपिक वाइज चलना है। पर्टिकुलर टॉपिक्स के टेक्स्ट बुक्स में ढूंढ के, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक्स में ढूंढ के अपने नोट्स डिज़ाइन करने, एजुकेटर की क्लासेस या इंटरनेट की मदद से अपने नोट्स डिज़ाइन करने। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। योर स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बुक्स। ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगली है यहाँ पे प्रैक्टिस पोर्शंस इन विच यू आर वीक। बहुत सारे ऐसे बोला जाता है कि आप उन पोर्शंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, उन यूनिट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए जिनमें आप वीक हैं। बट अक्सर ही अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बोली है कि जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग है ना उसकी प्रैक्टिस पहले कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपके एग्ज़ाम में ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप हायर एजुकेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर दोगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के कम क्वेश्चंस गलत कर दोगे
है ना, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब आपके एग्रीगेट इतने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट इतने क्वेश्चन, एग्रीगेट मान लीजिए आपके 32 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए 50 में से। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके गलत क्वेश्चंस हैं सारे आप हायर एजुकेशन के गलत करके आए हो, चाहे सारे मैथ के गलत करके आए हो, वो मैटर नहीं करता। मतलब एग्रीगेट आपके 32 ठीक होने चाहिए। जैसे आपका आइल्स का एग्जाम होता है ना, उसमें चक्कर बढ़ जाता है। अब अगर सभी मॉड्यूल्स में 777 चाहिए तो बंदा क्या करे। अगर मान लीजिए अब बंदा लिसनिंग में वीक हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकिंग में ज़्यादा एफर्ट लगा के लिसनिंग को ऑफसेट कर ले, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें सभी मॉड्यूल्स पर बराबर की मेहनत करनी पड़ती है। बट आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसा नहीं है। आपको सभी यूनिट्स पर अगर बराबर की मेहनत नहीं करते तब भी चलेगा, क्योंकि एक यूनिट दूसरे को ऑफसेट कर लेगा, है ना। तो इसके लिए जैसे अब मान लीजिए आप थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा अच्छे हैं, टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उन यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करिए ताकि उन यूनिट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। मैं ये नहीं यहाँ पर बोल रही, मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आपको डिफ़िकल्ट यूनिट्स छोड़ देनी है, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलती। डिफ़िकल्ट यूनिट्स, जिन यूनिट्स में आप वीक हैं उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि जिन यूनिट्स में आप अच्छे हैं उनमें और अच्छे बनना है आपको। पहले आपको उनमें और स्ट्रॉन्ग बनना है, बाद में आपको इन यूनिट्स को भी फोकस करना है जिनमें आप वीक हैं। बट अपनी सारी स्ट्रेंथ सिर्फ इन वीक यूनिट्स पर ही मत लगा दीजिएगा, और जिनमें आप अच्छे हैं उनको लीव मत कर दीजिएगा, ठीक है। जिनमें आप अच्छे हैं उनमें और अच्छे बनना है, और इन वीक यूनिट्स पर आपको एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम देना है, हद से ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो अब भी आपको ना यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम हम कुछ यूनिट्स ही छोड़ सकते हैं, जैसे 10 यूनिट्स हैं, अगर 2 यूनिट्स छोड़ दें 8 से काम चला लें तो क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर यूनिट्स में इंपॉर्टेंट स्टफ देखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी। अब मैथमेटिकल का पोर्शन है, कई बच्चे बोलेंगे पेपर 1 में मैम मैथमेटिकल वाला सारा पोर्शन छोड़ दें, हमको मैथ समझ में नहीं आती। मैं कहती हूँ नहीं, आप सारा ना छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, मैथ में आप प्रपोर्शंस कर लीजिए, रेशियोज कर लीजिए, एवरेजेस कर लीजिए, कम से कम ये पोर्शन कर लीजिए, कम से कम, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जिस यूनिट को आप छोड़ने का सोच रहे हैं ना, उस यूनिट में कम से कम इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ईजीएस्ट भी हैं, वो आपको नहीं छोड़ने, वो आपको करके जाने ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़, हाँ, आप उसमें वो चीज़ें छोड़ सकते हैं जो आपको इरेलीवेंट लगती हैं, है ना, या हद से ज़्यादा डिफिकल्ट किए तो होगा ही नहीं, बट पूरा यूनिट छोड़ने को कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, फाइन, ये चीज़। तो यही चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मुझे आपको बतानी थी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ये सारा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।